हेलो, नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास एक नई क्लास के साथ यूनिट 7 आज पूरी कंप्लीट कर देंगे। यूनिट 7 में जो कहानियां लगी है उसकी आखिरी कहानियां इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं और आशा है कि आप सब ठीक होंगे। और आज की क्लास शुरू करते हैं। कहानी कौन सी रहने वाली है? महत्वपूर्ण कहानी कौन सी रहने वाली है? कमलेश्वर। किनके द्वारा? कौन सी कहानी है? कमलेश्वर जी के द्वारा रचित राजा नीरवंशिया महत्वपूर्ण कहानी है। ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में इसका रिवीजन शुरू करेंगे और जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण तथ्य को नजर रखते हुए, ठीक है। सन 1948 में प्रकाशित उनकी पहली कहानी कौन सी है? कामरेड पहली कहानी है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य ही डाले गए हैं आपको जो जो पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। इनकी महत्वपूर्ण कहानियां देख सकते हैं कौन कौन सी है। राजा नीरवंशिया, खोई हुई दिशाएं, गर्मियों के दिन, बयान मास का दरिया, नीली झील, बदनाम बस्ती, सांप, लाश, जोखिम रातें, दिल्ली में एक मोड़, इतने अच्छे दिन। ये महत्वपूर्ण कहानियां हम देख सकते हैं। इनका क्रम लगाना आ जाता है। हर लेखक की हर रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। उपन्यासकार हो, रचनाकार हो, चाहे कवि हो, अपनी कविताओं के अंदर है उनका क्रम जरूर याद रखना है। उनका क्रम पूछ लिया जाता है, ठीक है। राजा निर्वसिया कहानी का सार, समीक्षा और विवेचन जानेंगे। इनके बारे में मूल तथ्य क्या है, ठीक है। कहानी का प्रकाशन वर्ष कब माना गया है? 1957 में, ठीक है। 1957 प्रकाशन वर्ष माना गया है। अब पात्रों पर बात आती है। पात्र कौन कौन से हैं? एक पात्र, प्रथम पात्र कौन सा है? जगपति, जिसका ये कौन है? चंदा का पति। और चंदा जगपति की पत्नी। ये महत्वपूर्ण पात्र है, मुख्य पात्र है, ठीक है। मुख्य पात्र है। आगे आगे कौन कौन सा पात्र है? दयाराम, दयाराम मुख्य पात्र है इसका, इस कहानी का। जगपति का रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार का भाई। क्या है? जगपति का रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार का, जगपति का रिश्तेदार हो गया दूर के रिश्तेदार का भाई। और वचन सिंह गांव के अस्पताल का कंपाउंडर कंपाउंडर है। राजा निर्वंशिया और उसकी कहानी, ठीक है। आगे देखिए इस कहानी के अंदर क्या कहना चाह रहा है। देखिए, बट बटी भटियारिन, राजा निर्वसिया की रानी ही भटियारिन बनकर राजा निर्वसिया से मिलने जाती है। राजा निर्वसिया कहानी में दाम्पत्य जीवन के बेहद कोमल और मधुर क्षणों को आर्थिक विपन्नता किस तरह लील जाती है, इसे दिखाया गया इस कहानी के अंदर। कहानी का मूल बताया गया, ठीक है। ऊपर से बेहद सुंदर और स्वाभाविक लगने वाली यह दुनिया अंदर से कितनी खोखली है, ये बताया गया कि जो ऊपर से सुंदर दिखाई देती है, स्वाभाविक लगने वाली ये दुनिया कितनी अंदर से कितनी खोखली है। इसे रूपक के तौर पर प्रस्तुत कर कहानी और आख्यान तत्वों के मिश्रण से कमलेश्वर ने एक नई जमीन तैयार की थी। कमलेश्वर जी की कहानी में बताया गया है कि ऊपर से तो इतनी अच्छी कहानी लग रही है, लेकिन अंदर कहानी की जो मार्मिकता दिखाई गई है, स्वाभाविक रूप से कहानी को उजागर किया है, उस कहानी के अंदर खोखलापन दिखाया गया है कि किस प्रकार रूढ़िवादिया विचार चलते रहते हैं। आगे देखिए, कहानी के शिल्प कहानी के शिल्प के संबंध में नामवर सिंह लिखते हैं। कहानी में लोक कथा का यह उपयोग शिल्प संबंधी नवीनता कही जा सकती है, लेकिन यह पूरा शिल्प नहीं है। न इससे अधिक कहानी के न इससे कहानी के कहानीपन में बाधा पड़ती है। इसे समझाने वाली कोई बात नहीं, साधारण सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, मुख्य कथागत की गति में जैसे ही संवेदना की तीव्रता आती है, वह सहधर्मी लोक कथा से छू जाती है और हम देखते हैं कि लोक कथा का टूटा हुआ सूत्र अनजाने में याद में आ गया। इस तरह दो लोगों के युग बोध को दर्शाती हुई यह कहानी
एक महत्वपूर्ण कहानी के रूप में उभर कर सामने आती है। ठीक है, इस कहानी के अंदर और कुछ समझने को नहीं है, कहानी साधारण सी है, समझना भाषा साधारण है, समझना आसान है। कहानी लोक कथा के साथ साथ एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार के जीवन को लेकर चलती है। अतीत और वर्तमान दोनों युगों की कहानी है। लोक कथा में राजा निर्वसिया की कथा चलती है। साथ ही क्या बताया गया है, जगपति और चंदा, जगपति और चंदा के जीवन की कहानी। इसके माध्यम से कहानी में समाज में स्त्री की छवि और उसके प्रति पुरुष और समाज के दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। पुरुष और महिला के बीच की जो दृष्टिकोण को बताया गया। साथ ही कर्ज की विकराल समस्या को दर्शाया गया कि जिस प्रकार उसे जगपति को चोट लग जाती है तो चंदा क्या करती है, अपने गहने तक गिरवी रख देती है उसे बचाने के लिए। उनकी जो कर्ज की समस्या है उसे लौटा नहीं पाती है, कहीं कर्ज उठाकर उसका इलाज नहीं कर सकती क्योंकि बाद में उसे कर्ज की समस्या झेलना पड़ता है। उस समस्या को दिखाया गया है। आगे कहानी के अंदर कहना क्या चाह रहे हैं, कहानी में जगपति का परिवार कर्ज के चलते तबाह हो जाता है। कहानी निसंतान स्त्री की व्यथा को बड़े मार्मिक ढंग से उकेरा गया है। इस कहानी में चंदा और जगपति को कोई भी मतलब निसंतान है, कोई बच्चा नहीं है और वह वचन सिंह कंपाउंडर है। उनके बीच की बातें जो इस कहानी के अंदर बताई गई कि उनके बीच में उनके क्या संबंध रहे। जगपति और चंदा की कहानी की मार्मिकता को दर्शाया गया है कि उनके बीच में संबंध क्या रहे। उनकी निसंतान है, उसे हर तरह से गाली गलौज किया जाता था, उसे हर तरफ से देखा जाता था हीन भावना से। उसकी तरफ स्त्रियां, गांव की स्त्रियां, उसकी खुद की पड़ोसन भी उसे इस तरह देखती थी। इस प्रकार ये कहानी के अंदर विचारित रूप से बताया गया, विचार दर्शाए गए। कहानी दो युगों की वास्तविकता पर प्रकाश डालती है। दो युगों की कहानी इन दो युगों पर प्रकाश डालती है। राजा के लिए निसंतान होना बड़ा बड़ी समस्या होती थी। क्या है, राजा के लिए निसंतान होना बड़ी समस्या थी, लेकिन जगपति और चंदा के लिए भी बड़ी आर्थिक अभाव बड़ी समस्या थी। आर्थिक अभाव की मतलब उनके पास इतना अच्छा माहौल नहीं था कि आर्थिक समस्या आर्थिक परिस्थिति उनकी कमजोर थी। राजा के लिए तो निसंतान होना बड़ी समस्या थी, लेकिन चंदा और जगपति के लिए भी उतनी ही बड़ी समस्या थी। ठीक है, आर्थिक के अभाव देखने की बजाय। ठीक है, ये कहानी यहाँ तक समाप्त है। अगली कहानी देखिए, निर्मल वर्मा परिंदे। इंटरेस्टिंग कहानी है, काफी अच्छी कहानी है। इस कहानी का जन्म निर्मल वर्मा जी का जन्म 3 अप्रैल 1929 शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ। कहा, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब कहानी संग्रह देख सकते हैं हम। कहानी संग्रह कौन से है, इनका क्रम लगाना आ जाता है। अच्छे से समझे, बार बार 2-3 बार पढ़ी तो अपने आप याद हो जाएगा। परिंदे कहानी 1958 में, जलती झाड़ी 1965 में, पिछली गर्मियों में 1968 में, बीच बहस में 1977 में, कौवे और काला पानी 1983, सूखा तथा अन्य कहानियां 1995। इनका जो कालक्रम है वो 1958 से लेकर 1995, इस प्रकार से जन्म उनका 1929 माना जाता है। इस प्रकार ये याद रखने में आसान है, इसमें कहीं और नहीं है। 19 का ही चल रहा है उनकी कहानी। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे देख सकते हैं। परिंदे कहानी का सार समीक्षा विवेचन देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या बात इसमें दर्शाई गई है। परिंदे को नामवर सिंह नई कहानी आंदोलन की पहली रचना मानते हैं, जो कहानी कला के प्रचलित ढांचे को तोड़कर अपना नया विधान खुद रचती है। ठीक है, उसके अनुसार यह कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ लेखक ने की अभेद दीवार को लांघ कर के शब्द के पहले के मौन जगत में प्रवेश करने का प्रयत्न किया है और वहां जाकर प्रत्यक्ष इंद्रिय बोध के द्वारा वस्तुओं के मूल रूप को पकड़ने का साहस दिखाया। इसलिए उनकी कहानी कला में नवीनता है, भाषा में नवजातक की सी सहजता और ताजगी है, वस्तुओं के चित्रों में पहले पहल देखे जाने का परिचित टटकापन है। ठीक है, आगे देखे कहानी के अंदर क्या कहना चाह रहे हैं।
नामवर सिंह चित्रों में पहले पहल देखे जाने का परिचित टटकापन है। नामवर सिंह कहानी में नई कहानी निर्मल वर्मा परिंदे कहानी में कुमाऊं के कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका लतिका जो कि हॉस्टल की वार्डन भी है और उसके जीवन की आंतरिक पीड़ा का मार्मिक चित्रण किया गया है। संपूर्ण कहानी में उसके जीवन की निराशा और उसकी उदासी और अकेलेपन का चित्रण मिलता है। भले ही वह स्कूल हॉस्टल में लड़कियों के बीच रहती हो लेकिन उनके जीवन की पीड़ा कम नहीं है। सर्दियों की छुट्टियों में भी सभी लड़कियों के हॉस्टल छोड़कर घर जाने पर वह और भी अकेली पड़ जाती है। ये हॉस्टल में है लतिका, मिस लतिका है। वो गर्मियों की छुट्टियों में लड़कियां घर पर चली जाती है तो वह फिर से अकेली पड़ जाती है। उसके मार्मिक रूप को दर्शाया गया है। वह छुट्टियों में भी कहीं नहीं जाती, यही अकेली रहती है वो अपने इस जो हॉस्टल है लड़कियों को उसी में अकेली रहती है। उसे हमेशा अकेलापन सताने लगता है। उसके साथी शिक्षक भी उसके अकेलेपन को दूर करने की भरसक भरकस कोशिश करते हैं किंतु वह अपने जीवन के संत्रास से मुक्त नहीं हो पाती। वह अपने गुजरे जीवन के सुखद पलों को याद करके और भी अधिक व्यथित हो जाती है। आगे देखिए। व्यथा ही उसके जीवन की कथा बन जाती है और वह अपने वर्तमान को अतीत से बाहर नहीं निकल पाती। वर्तमान से अतीत वर्तमान को अतीत से बाहर नहीं निकल पाती और किसी के लौटने की प्रतीक्षा में उदासी भरे दिन काटने लगती है। प्रेम की अप्राप्ति से वह हीनता, कुंठा, संत्रास जैसी ग्रंथियों का शिकार हो जाती है। जिस तरह लतिका अपने जीवन अपने जीवन की रिक्तता से अभिशप्त रहती है उसी तरह कहानी के अन्य पात्र भी अकेलेपन की समस्या को जूझते दिखाई देते हैं। इस तरह कहानी के आधुनिक भावबोध की सटीक अभिव्यक्ति करती है। ठीक है, इस कहानी में इतना ही सार है कि मिस लतिका है वह हॉस्टल में रहती है। हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल है, उसमें लड़कियां वो गर्मियों की छुट्टियों में चली जाती है लेकिन वह हॉस्टल में अकेली रहती है। अपने जीवन का एकाकीपन दर्शाया गया इस कहानी के अंदर। ठीक है, आज कहानी कंप्लीट हो गई है और कहानी के रिवीजन के लिए कुछ अन्य तथ्य महत्वपूर्ण तथ्य लेकर हम जल्दी शुरू करेंगे जिसमें एक दो क्लास अच्छी सी कर लेंगे, मोटा मोटी पढ़ लेंगे। ठीक है, और ये हमने देख लिया है और आप सारी क्लासेस जाकर रिवीजन जल्दी जल्दी करिए। टाइम बहुत कम है पढ़ने के लिए और बाकी यूनिट्स हम जल्दी करेंगे। और आपको क्लास अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और सब कमेंट करके रखें और कहानी पढ़ने में कैसी है और आगे क्या लेकर आए इसके लिए भी कमेंट करें। किस प्रकार के क्वेश्चन लेकर आए इस पर भी बताएं। और तब तक धन्यवाद। और अगली हम यूनिट करने वाले हैं या तो निबंध करेंगे या कविता, इनमें से दोनों एक यूनिट शुरू करने वाले हैं। आप चैनल पर निरंतर बने रहें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आपको अगली कक्षा जल्द ही मिले।